इस सारे मामले को जानने की, समझने की, इस मामले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। डीआईजी साहब असद रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। असद साहब, सबसे पहले जो अब हमारे सामने मामला है वो ये है कि फाउल प्ले के इम्कानात के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। एक खबर हमारे पास है लेकिन हम चाहेंगे कि उस बारे में बात ना हो। कुछ लोग अपनी तरफ से दावे कर रहे हैं कि इनके साथ फाउल प्ले किया गया था। कि ऐसा कोई एविडेंस मिल सका है जिसकी बुनियाद पर कोई ठोस कार्रवाई की जा सके? जी, जैसे मैं बता रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। हमने इसको ज़ेरे इल्तवा रखा हुआ है, इस मैटर को हमने क्लोज नहीं किया इस केस को। बाकी जो अफराद इसमें कोई भी ऐसी हमें कोई एडवाइस करना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। और कुछ लोगों की आपने बात की है, कुछ सोशल मीडिया पे ऐसी कुछ स्टेटमेंट्स भी सर्कुलेट कर रही हैं, उनको हमने वेरीफाई करवाया है। अभी तक कोई भी सीरियस जो है, कोई भी ऐसा कंट्रीब्यूटर को अब हमारे सामने नहीं आया जो कि इस हादसे के बारे में हमारे साथ कोई भी मीनिंगफुल जो है कोई शेयरिंग कर सके। जहां तक सर्कमस्टांशियल एविडेंस की बात है, मैं आपको बता चुका हूं कि हमें कोई ऐसा कोई शवाहद नहीं मिले जिससे ये सजेस्ट किया जा सके कि उनको कोई किसी तरह से कोई जो है वो किसी ब्लंट वेपन के साथ मारा गया हो या फिर उनकी बॉडी में कोई फ्रैक्चर हो। उनके बोन्स जो हैं वो तमाम इंटैक्ट हैं। इसी तरह से कोई उनकी बॉडी के ब्लड सैंपल्स भी हमें वहां से नहीं मिले। डीआईजी साहब, ये बताइएगा क्या कोई फोर्स्ड एंट्री या आपको दिखाई दी है, एलियन एंट्री दिखाई दी है? खिड़की कोई खुली हुई थी, दरवाजे की चाबी कोई अलग से थी या चिटखनी पीछे से ना लगी हुई थी जो कल उनके भाई सवाल उठा रहे थे? उसके क्या जवाब हैं आपके पास? जी, सरे गज जो है ना, वो जो दरवाजा था वो अंदर से बंद किया गया था और उसको फिर कोर्ट ऑफिशियल्स और पुलिस जो है उन्होंने फोर्स एंट्री करके उसको खोला। और जहां तक बात है कि उसकी जो लॉकिंग की एक्सेस किसके पास थी, उनके जो लवाकिन हैं, उनके जो भाई हैं, वो उन्होंने हमें रब्ता कर लिया है। वी आर इन टच विद देम और इंशाल्लाह ताला उनके साथ मिलकर हम जो है ना उसमें मजीद देखेंगे, ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथी रिपोर्टर काशिफ मुश्ताक जो इसके शुरू से कवर करें, वो भी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। काशिफ, मैं डीआईजी साहब से पूछना चाहूँगा कि मुझे ये बताइएगा, एमएल रिपोर्ट का तो हम इंतज़ार कर ही रहे थे, बताइए एमएल रिपोर्ट भी आ गई, केमिकल एग्जामिन जो है वो इसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है? और साथ साथ ये कहा गया था कि जो क्राइम सीन यूनिट मौके पर पहुंची थी उसकी जानिब से फिंगरप्रिंट जो है वो वहाँ से लिए गए थे। क्या फिंगरप्रिंट का रिजल्ट आ गया? जो CDR निकाली उसमें जिन लोगों के कॉन्टैक्ट्स लास्ट अक्टूबर के सामने आए, क्या उनका कोई रिजल्ट सामने आया अभी तक? जी, जैसे मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि जो उनके इंटरव्यू जो हैं वो जारी हैं। उनमें से कुछ अफराद जो हैं हमारे लिए पर्सनल ऑफ इंटरेस्ट हैं, उनको हम इंटरव्यू करके अभी इस डेटे को कलेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद ही हम किसी भी खतमी नतीजे पे पहुंच सकते हैं। और फिंगरप्रिंट के हवाले से बताइएगा कि फिंगरप्रिंट जो आपने स्पॉट से लिए हैं वो उसमें कुछ पता चल सका? जी, वो भी अभी प्रोसेस के अंदर है वो चीज़ जो है ना। देखिए, अभी इस पूरे मामले को अभी 3 दिन गुजरे हैं और उसमें मेरा ख्याल है कि हमें कुछ टाइम दरकार होगा। मेरा ख्याल है कि उसमें हमें किसी जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए और इंशाल्लाह ताला हम सही समत में काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हमें कोई ना कोई ब्रेक थ्रू मिलेगा। एक चीज़ और बताइएगा, हम अमूमन देखते हैं कि अगर कानूनी कार्रवाई के लिए मुद्दई जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, तो अगर इस केस को मजीद परसू नहीं किया जाता है, क्या पुलिस अपने तौर पर इस केस को मजीद परसू करेगी, इसको इन्वेस्टिगेशन करेगी? जी, हमने बिल्कुल उनको, जब हमारी पहली मुलाकात हुई लवाकिन के साथ, उन्होंने पहली बात उनको यही की कि वो प्लीज़ इसका कुछ जो है ना केस रजिस्टर करवा दें और उन्होंने अभी तक उसमें ऐसी को हामी नहीं भरी है। मगर नॉट विथस्टैंडिंग दैट, अगर हमें कोई भी ऐसी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, कोई भी ऐसी चीज़ मिलती है जिसमें फाउल प्ले का कोई भी हमें मिलता है कि ऐसा कुछ है उसमें, तो हम अगर वो उनके लवाकिन पर्चा दर्ज नहीं भी करवाते तो स्टेट अपनी तरफ से पर्चा दर्ज कर देगी इसके अंदर। ठीक है असद रज़ा, ठीक है असद रज़ा, एक और सवाल आपके लिए कि पड़ोसियों से भी यकीनन पुलिस की बात हुई होगी और करीबी लोग भी जो मौजूद हैं वहाँ पर उनसे बात हुई होगी, क्या किसी ने गैर मामूली बात या सरगर्मी देखी थी? जी नहीं, एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली जब से इनका फोन बंद हुआ है मिड अक्टूबर 2024 से लेके फरवरी तक, जो इनके जो जैसे आपको इल्म होगा कि ये एक 5 स्टोरी बिल्डिंग थी और हर फ्लोर के ऊपर 2 जो हैं वो फैमिलीज रहती थी। तो जो दूसरी फैमिली है वो अक्टूबर से लेके फरवरी तक जो है वो उस जगह पर रहाइश पजीर नहीं थी, इसलिए कोई भी अनयूजुअल यहाँ पर ऐसी गैर मामूली चीज़ हमें उनकी तरफ से कोई मुहैया नहीं की गई।
ठीक है, बहुत शुक्रिया डीआईजी साहब। असद रजा साहब हमारे साथ मौजूद थे, पुलिस मैया सैयद हमारे साथ मौजूद थी, काशिफ मुश्ताक नुमाइंदे जी न्यूज़ जिन्होंने एक्सटेंसिवली जिस दिन से वाक़या पेश आया है आज तक इस केस को कवर किया है, मुख्तलिफ पहलुओं पर हमने बात की। हुमैरा असगर की कुछ ही देर में लाहौर के मॉडल टाउन कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। हम बात कर रहे हैं हुमैरा असगर की, जो कराची के एक फ्लैट में 9 माह तक मुर्दा हालत में मौजूद रहीं और शहर को उसकी खबर न हुई। नफ्सियाती रवैये हमारे इस पर बात करेंगे, इकबाल आफरीदी साहब माहिर नफ्सियात हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको लिए चलेंगे लाहौर, जहां मियां आबिद हमारे नुमाइंदे मॉडल टाउन कब्रिस्तान के बाहर मौजूद हैं। अब से कुछ ही देर बाद हुमैरा असगर को उसकी वो कब्र अता हो जाएगी, मिल जाएगी, जिसकी वो 9 महीने से मुंतजर है। मियां आबिद, क्या मनाजिर है इस वक्त लाहौर मॉडल टाउन में? जी, कुछ ही देर पहले जो है हुमैरा असगर की लाश जो है वो यहाँ पे पहुंची है। उनके भाई लाश लेकर लाहौर पहुंचे हैं। ये क्यू ब्लॉक मॉडल टाउन का कब्रिस्तान है। कहा यह जा रहा है कि लाहौर से बाहर ही उन्होंने उसकी नमाज जनाजा अदा की है। यहाँ पे हुमैरा असगर की कब्र जो है वो तैयार कर दी गई है। मेरे अकब में बिल्कुल उसकी ये जो है वो कब्र नज़र आ रही है। यहाँ पे अभी कुछ देर में मैयत यहाँ पे पहुँचेगी और हुमैरा असगर को यहाँ तदफीन की जाएगी। उसके अजीज़ व अकारब में उसके एक चचा जो थे वो कुछ देर पहले यहाँ मौजूद थे। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और उनका ये कहना था कि हुमैरा असगर जो है 2018 में यहाँ से कराची चली गई थी। वो शोबिज़ इंडस्ट्री में शौक़ रखती थी, तो हमने उनको ख़ुद आज़ादी दी थी कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो कर सकती हैं वो करें। तो वो गाहे बगाहे जो है 2 महीने बाद 3 महीने बाद वो चक्कर लगाती थी यहाँ आके, और ख़ास तौर पे वो सोशल वेलफेयर के काम जो है वो बहुत ज़्यादा करती थी। यहाँ आके उन्होंने गरीबों के घरों में जाना है, उनको खाना देना है, उनको कपड़े देने हैं, उनको जूते देने हैं। और उनका कहना यह है कि हमारे साथ बिल्कुल उनका काता ताल्लुक़ नहीं था, फैमिली के साथ राब्ते में रहती थी। लेकिन 8-10 माह से उनका मोबाइल जो था वो ऑफ हो गया। उसके बाद उनको तलाश करने की कोशिश नहीं की गई कि वो कहीं मसरूफ़ होंगी या मुल्क से बाहर चली गई होंगी, तो ख़ुद ही आएंगी तो रब्ता कर लेंगी। इस वजह से रब्ता मुनक़ता रहा। उनका कहना यह था कि ये मालिक मकान जो कि वहाँ फ्लैट का मालिक थे जहाँ पे हुमैरा असगर रिहाइश पजीर थी, उनको जब किराया नहीं मिल रहा था तो उनको चाहिए था कि उनके नंबर्स भी, हमारे नंबर भी उनके पास मौजूद थे। वो हम हर मैयत का यह हक है मुआशरे पर कि उसे एक बाइज़्ज़त तदफीन मिले और इसे इज़्ज़त के साथ सुपुर्द खाक किया जाए, और आज ये हक मिलने जा रहा है। हुमैरा असगर को हमारे साथ मौजूद हैं इकबाल आफरीदी, माहिर नफ्सियात हैं। हम बात करेंगे इंसानी रवैयों की कि कैसे जिंदा चलती फिरती हस्ती को हम गुजर जाने पर मिस नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल पहली बात तो ये कि इसके नफ्सियाती पहलू पे तो मैं ज़रा ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगा कि अभी ये इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट और उसका केस है, उसकी रोशनी के बाद ही लोग राय कायम करें। डॉक्टर साहब हम हुमैरा साहिबा से मुताल्लिक बात नहीं करना चाहते। हम बात करना चाह रहे हैं कि मैं, आप, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले कितने लोग हैं जो दरवाज़ा खटखटा के अपने पड़ोसी को नहीं पूछते कि तुम ठीक हो। ये आज से 30 साल पहले ये फैक्टर हमारे मुआशरे में मौजूद था। आज हम क्या कोई हेल्दी मुआशरा ऐसा होता है कि एक लाश पड़ी रहे 9 महीने तक, किसी को खबर ना हो? ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि हमारा जो समाजी असासा था वो खानदानी और साथ में पड़ोसियों के साथ मेल जोल, जो कि यहाँ तक हमारे दीन में है कि शायद उनको हिस्सा देना पड़े, लेकिन लोग आइसोलेटेड हो गए। और एक रिपोर्ट WHO ने भी शाया की है कि पिछले साल तकरीबन 9 लाख अफराद लोनलीनेस की वजह से फौत हो गए। यानी जब बंदा अलहदगी में आता है, इर्द गिर्द वाले लोग नहीं आते, तो उससे फिर ये होता है कि उसको इम्यूनिटी कम हो जाती है और उसको जो जहनी सेटिस्फेक्शन नहीं होती, जिसकी वजह से वो जरासीम उस पर हमलावर होते हैं और वो एक्सपायर हो जाता है। इस लिहाज से हमें चाहिए कि हम पर ये लाजिम है कि वेस्ट की हमने वो चीज़ें तो नहीं उठाई जो अच्छाई हैं, जैसे वक्त का ख्याल रखना, लेकिन हमने ये चीज़ें उठा दी हैं कि आइसोलेटेड हो गए हैं और न्यूक्लियर फैमिली बनने लगे हैं। ये इंतहाई तकलीफदा और मुसीबत का बायस है। जब एक खातून और जो है फौत हो गई, उसकी बदबू आने के बाद लोगों को अंदाजा हुआ। मैं समझता हूँ कि ये रवैये हमारे ठीक होने चाहिए, और ये रवैये अगर हम ठीक करें तो हम बहुत सारी नफ्सियाती बीमारियां और इवन खुदकुशी को रोक सकते हैं। ये भी देखा गया है कि जो बंदे ठीक है डॉक्टर इकबाल साहब, ये भी कहिएगा कि एक औरत है, जीती जागती है, इतनी हेल्दी लड़की है, 9 माह से उसकी लाश उसके अपार्टमेंट में मौजूद थी, किसी ने नहीं देखा। क्या ये सेहतमंद मुआशरे की निशानी है? क्या कहेंगे आप? दरअसल यही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ये आवाज तो ये कैफियत आनी ही नहीं थी अगर इर्द गिर्द वाले। डॉक्टर इकबाल आफरीदी को हम नहीं सुन पा रहे।
अलमिया ये था कि दो लोगों ने फरवरी में एक पोस्ट सोशल मीडिया पर कर दी कि हमारा राब्ता नहीं हो रहा हुमैरा असगर से, और किसी ने उसकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल करने की जहमत नहीं की। एक मेकअप आर्टिस्ट जो कि काम करता था हुमैरा असगर के लिए, उसने तशवीश जाहिर की, उसने उसके दोस्तों से कहा कि हुमैरा से राब्ता नहीं हो रहा, लेकिन किसी दोस्त ने शिप नहीं ली, दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश नहीं की, पुलिस के पास जाने की कोशिश नहीं की कि हमारी एक दोस्त है जिससे हमारा राब्ता नहीं हो रहा, उसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की जाए, उसे तलाश किया जाए, उसे उसके फ़ोन नंबर से ट्रेस किया जा सकता था उसकी लोकेशन के जरिए कि अगर वो फ्लैट में ही है तो फ्लैट का दरवाजा शायद पहले तोड़ दिया जाता। तो ये बहुत जरूरी है हमारे मुआशरे में कि कोई अगर तन्हा रह रहा है तो आप उसकी खैरियत जरूर पूछें, एक दूसरे के हाल से वाकिफ रहें। जरूरी नहीं कि सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया जाए, लोग एक दूसरे को अब सिर्फ सोशल मीडिया के हवाले से जानते हैं। क्या